अभिमन्यु ने जब सिद्धार्थ और वीरेंद्र शर्मा के सामने ये कहा कि कृतिका बिसलपुर में है, तो वो दोनों हैरान रह गए थे। और सबसे ज्यादा हैरानी तो सिद्धार्थ को हो रही थी, क्योंकि योगेंद्र सिंह ने उसे यही कहा था कि उसे सिद्धार्थ की लोकेशन कृतिका के थ्रू मिली थी। अगर कृतिका बिसलपुर में ही थी, तो फिर योगेंद्र सिंह तक जानकारी किसने पहुंचाई थी? क्योंकि योगेंद्र सिंह के पास कृतिका का नाम होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सवाल सिद्धार्थ के दिमाग को भनना रहा था, लेकिन सिद्धार्थ उससे ज्यादा ये सोचकर परेशान हो रहा था कि जब अभिमन्यु को ये बात पता थी कि कृतिका बिसलपुर में ही है, तो उन्होंने कृतिका को ढूंढने का नाटक क्यों किया था? ये तुम क्या कह रहे हो अभिमन्यु? कृतिका बिसलपुर में कैसे हो सकती है? सिद्धार्थ के कानों में वीरेंद्र शर्मा की आवाज सुनाई पड़ी और वो सवालों के झंझावत से बाहर निकल आया था। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ अंकल, कृतिका बिसलपुर में ही है, अभिमन्यु ने वीरेंद्र शर्मा को जवाब देते हुए कहा। कब आई वापस वो? वीरेंद्र शर्मा के आगे कुछ बोलने से पहले ही सिद्धार्थ ने अभिमन्यु से सवाल किया। वो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी, तो वापस आने का सवाल ही नहीं उठता, अभिमन्यु ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा। और अभिमन्यु की ये बात सुनते ही सिद्धार्थ को मानो सांप सूंघ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है अभिमन्यु? तुमने खुद मुझे फोन करके बताया था कि कृतिका गायब है, और आज कह रहे हो कि वो कभी बिसलपुर से बाहर गई ही नहीं। ये सब क्या चल रहा है, बताओगे? वीरेंद्र शर्मा ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए थोड़ा सख्ती के साथ कहा। अभिमन्यु की बात सुनकर उनके सब्र का बांध टूट चुका था। वो सब झूठ था, अभिमन्यु ने जवाब दिया। झूठ था? ये तुम क्या बक रहे हो अभिमन्यु? ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम्हारे विश्वास पर ही मैंने पृथ्वीराज को फोन किया, और पृथ्वीराज ने पूरी राजस्थान पुलिस को कृतिका को ढूंढने पर लगा दिया था, और अब तुम कह रहे हो कि वो सब झूठ था। तुम होश में हो या नहीं? वीरेंद्र शर्मा अभिमन्यु के ऊपर लगभग चिल्ला उठे थे, और चिल्लाने की वजह से उनकी आवाज हवेली में गूंज गई थी। जैसे ही वीरेंद्र शर्मा ने अभिमन्यु को डांटा कि नीचे मौजूद वेदिका, गुरबचन, निर्मला समेत सारे लोग हवेली की छत की तरफ चल पड़े थे। वो सब के सब इस बात को जानना चाहते थे कि अभी तक सब कुछ शांत था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि वीरेन अंकल चिल्लाने लगे। बोलो अभिमन्यु, तुमने और कौन कौन सी बात मुझसे छुपाई थी? अभिमन्यु को खामोश बैठा देखकर वीरेन ने कहा, इसके अलावा और कोई झूठ नहीं बोला, और इस झूठ के पीछे मेरी मजबूरी थी अंकल, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अभिमन्यु ने सहमी हुई आवाज में कहा। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम्हारी अभिमन्यु की तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? वीरेंद्र शर्मा ने कहा। उसके बाद वहां खड़ी हुई वेदिका की तरफ देखते हुए बोले, देखो इस अभिमन्यु ने क्या किया है। अभिमन्यु तो वीरेंद्र शर्मा की डांट खा रहे थे, लेकिन जब वीरेंद्र शर्मा ने वेदिका से ये बात कही तो उससे रहा ना गया और बोल पड़ी, तो हम और क्या करते? कृतिका काम ही ऐसा करने जा रही थी कि हमें मजबूरी में यह फैसला लेना पड़ा। वेदिका ने वीरेंद्र शर्मा की ओर देखते हुए कहा, और जैसे ही वेदिका ने हमें वर्ड का यूज किया कि वीरेंद्र शर्मा के कान खड़े हो गए थे। हमें से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें भी पता था कि कृतिका यहीं है? वीरेंद्र शर्मा ने कहा। हाँ अंकल, वेदिका ने जवाब दिया। वेदिका का जवाब सुनकर वीरेंद्र शर्मा ने अपना माथा पकड़ लिया था। अब कहाँ है कृतिका? वीरेंद्र शर्मा ने कहा। पुरानी हवेली में, वेदिका ने बिना डर और झिझक के जवाब दिया। पुरानी हवेली में? वीरेंद्र शर्मा ने चौंकते हुए कहा, और फिर आगे बोले, वहां क्या कर रही है वो? उसे वहीं पर रखा हुआ है, वेदिका ने सर्द भरी आवाज में जवाब दिया। वेदिका का ये जवाब सुनकर वीरेंद्र शर्मा तो जैसे पागल से हो गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका भतीजा अपने ही भाई की बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वो उठे और पुरानी हवेली की तरफ चल पड़े थे। आगे आगे वीरेंद्र शर्मा जा रहे थे, और उसके पीछे सिद्धार्थ, गुल्लू और अभिमन्यु थे, और उनके पीछे वेदिका और निर्मला थी। हालांकि निर्मला को कुछ भी पता नहीं था कि कृतिका कौन है और उसका क्या मैटर है, लेकिन जब सब लोग जा ही रहे थे तो वो भी सबके पीछे पीछे चल पड़ी थी। कुछ ही देर के बाद जब सब लोग पुरानी हवेली के बाहर पहुंचे, तो पुरानी हवेली को देखकर सिद्धार्थ का कलेजा धक करके रह गया था। कुछ याद आया गुल्लू मियां? सिद्धार्थ ने गुल्लू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन गुल्लू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से हवेली को देखता रहा। कहाँ है कृतिका? वीरेंद्र शर्मा ने चीखते हुए कहा, और उनके चीखने के बाद पहले अभिमन्यु अंदर चला गया था, और उसके बाद बाकी सब लोग चले गए थे।
यह हवेली भी वीरेंद्र शर्मा की ही हवेली थी, लेकिन 7 पीढ़ी पहले परिवार के एक आदमी के अचानक गायब होने की वजह से वीरेंद्र शर्मा के पूर्वज ये हवेली छोड़कर चले गए थे। अंदर घुसने के बाद अभिमन्यु ने फोन की लाइट जला ली थी और उसी के उजाले से बढ़ते हुए अंदर पहुंच गए थे। अंदर पहुंचने के बाद जब वीरेंद्र शर्मा ने अंदर का नजारा देखा तो वो दंग रह गए थे, क्योंकि अंदर कृतिका एक बेड पर लेटी हुई थी और उससे दूरी पर एक दीपक जल रहा था। कृतिका को मोटी सी जंजीर में बांध कर रखा गया था। वो पिछले 15-16 दिनों से इसी स्थिति में थी। उसके सिर पर एक पट्टी भी बंधी हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लग गई थी। हालांकि वो पट्टी ताजी थी, जिससे ये भी साबित हो रहा था कि उसकी रेगुलर ड्रेसिंग होती रही है। तुम बहुत नीच इंसान हो अभिमन्यु। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। वीरेंद्र शर्मा दांत पीसते हुए बोले और उसके बाद सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, उठाओ इसे और बाहर ले चलो। वीरेंद्र शर्मा के इतना कहने पर सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर कृतिका के पैरों में बंधी हुई जंजीर को खोल दिया था और उसे लेकर बाहर आ गया था। कृतिका का चेहरा बुरी तरह मुरझा चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खाना पानी कुछ न मिला हो। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन अंदर बंद होने की वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया था। करीब 1 घंटे के बाद जिस डॉक्टर को अभिमन्यु और वेदिका कृतिका की दवाई करने के लिए बुलाते थे, वो आ चुके थे और उन्होंने कृतिका का इलाज करना शुरू कर दिया था, जिससे कृतिका धीरे धीरे होश में आने लगी थी। वीरेंद्र शर्मा, अभिमन्यु, वेदिका और सिद्धार्थ एक साथ बैठे हुए थे। जिसको भी पता चल रहा है कि कृतिका मिल गई है, वो भागते हुए कृतिका से मिलने आ रहा है। हालांकि किसी को अभी तक ये नहीं पता चला है कि कृतिका कैसे मिली और कहां मिली। बोलो, अब तुम दोनों को क्या सफाई देनी है, अभिमन्यु और वेदिका? ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा दावा कमजोर हुआ तो मुझे पुलिस को बुलाने में जरा से भी झिझक नहीं होगी। वीरेंद्र शर्मा ने वेदिका और अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा। कृतिका ने सिद्धार्थ को जान से मारने की कोशिश की थी और छीना झपटी में वेदिका का धक्का लगने से वो नीचे गिर गई थी। उसके बाद हमें यह सब नाटक करना पड़ा। अभिमन्यु ने बिना लाग लपेट के वीरेंद्र शर्मा को जवाब दिया और उसके बाद आगे बोला, लेकिन हमने कृतिका को सिर्फ वहां रखा हुआ था। डॉक्टर रोज कृतिका को देखने आते थे। वो कृतिका की ड्रेसिंग करते थे। हम उसे रोज देखने जाते थे। इवन वेदिका ज्यादातर वहीं रहती थी। सिद्धार्थ को मारने की कोशिश की? क्यों? उसके सिद्धार्थ से क्या दुश्मनी थी? वीरेंद्र शर्मा ने अभिमन्यु से पूछा। वीरेंद्र शर्मा के ये सवाल पूछने के बाद अभिमन्यु चुप हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वीरेंद्र शर्मा को इस सवाल का जवाब कैसे दे। बोलोगे या मुंह में दही जमा कर बैठे हो? वीरेंद्र शर्मा ने सवाल किया। मैं बताता हूं अंकल। अभिमन्यु को खामोश देखकर सिद्धार्थ ने कहा। यानी तुमको भी पता था? वीरेंद्र शर्मा ने सवाल किया। नहीं, मुझे ये बात तो नहीं पता थी, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि कृतिका ने क्या किया था। सिद्धार्थ ने कहा। क्या किया था? वीरेंद्र शर्मा बोले। उसने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की थी और जब मैंने उसे मना कर दिया था तब वो चिढ़ गई थी और उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे बर्बाद कर देगी। सिद्धार्थ ने खुलासा करते हुए कहा। सिद्धार्थ का खुलासा सुनकर वीरेंद्र शर्मा के होश ही उड़ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? वीरेंद्र शर्मा बहुत भारी आवाज में बोले। ऐसा ही हुआ है, सिद्धार्थ ने कहा और उसके बाद कृतिका की कारस्तानी बतानी शुरू कर दी थी। उसने वीरेंद्र शर्मा के सामने कृतिका से मिलने से लेकर उसके साथ आखिरी मुलाकात तक जो कुछ भी हुआ था वो सारी कहानी खोलकर रख दी थी। वीरेंद्र शर्मा ने जब सिद्धार्थ के मुंह से ये कहानी सुनी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। कृतिका ऐसा कैसे कर सकती है? वीरेंद्र शर्मा ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा। उसने ऐसा ही किया था अंकल। मुझे ये बात तब तक नहीं पता थी जब तक मैंने कृतिका को बड़बड़ाते हुए नहीं सुना, वेदिका ने कहा और उसके बाद उसकी आंखों के सामने उस रात को हुई घटना तैरती चली गई थी। सिद्धार्थ ने कृतिका को डांटते हुए अपने से दूर रहने की सलाह दी थी तो कृतिका का खून गुस्से से उबल पड़ा था। हालांकि कृतिका दिखने में स्मार्ट थी। खूबसूरती उसके बदन से चाशनी की तरह गिरती थी और शायद कृतिका को इसी बात का बुरा भी लगा था कि उसके जैसे खूबसूरत दिखने वाली लड़की को सिद्धार्थ मना कैसे कर सकता है। वो अपने कमरे में लेटी हुई बड़बड़ा रही थी, तभी वेदिका वहां से गुजरी और जब उन्होंने कृतिका के मुंह से योगेंद्र सिंह का नाम सुना तो वो घबरा गई थी। उन्होंने कृतिका को बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि कृतिका को अपनी और अभिमन्यु की कसम भी दी थी। वेदिका के समझाने के बाद
कृतिका जैसे तैसे चुप होकर लेट गई थी, लेकिन उसके दिल को चैन नहीं था। सिद्धार्थ का डांटना और सिरे से मना कर देना उसे खाया जा रहा था। आधी रात बीत जाने के बाद जब सब लोग सो रहे थे, तब कृतिका उठी और उसने वहां रखी हुई एक छोटी कुल्हाड़ी उठा ली थी और उसके बाद वो छत पर सो रहे सिद्धार्थ की तरफ बढ़ चली थी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते सिद्धार्थ, तो मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी, कृतिका ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा और उसके बाद वो सिद्धार्थ के पास पहुंच गई थी। सिद्धार्थ आराम से सो रहा था। उसे इस बात का जरा सा भी भान नहीं था कि कुछ घंटे पहले उससे प्यार जताने वाली कृतिका उसे मौत देने आई है। कृतिका ने बिना कुछ सोचे समझे कुल्हाड़ी सिद्धार्थ के ऊपर चलानी चाहिए कि वहां पर आई हुई वेदिका ने कुल्हाड़ी को पकड़ लिया था और कृतिका को खींचते हुए लेकर नीचे चली गई थी। तुम पागल हो गई हो क्या कृतिका? ये क्या करने जा रही थी तुम? वेदिका ने कृतिका को समझाना चाहा, लेकिन कृतिका को तो जैसे किसी ने अपने वश में कर लिया था। वो पागलों की तरह भागते हुए फिर से सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगी थी और इसी छीना झपटी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और सिर पर चोट लगने की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई थी। पहले तो वेदिका को समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। फिर उसने अभिमन्यु को जगाया और उसे सारी बात बता दी। कृतिका की हालत देखकर अभिमन्यु भी डर गया था। उसने कृतिका को डॉक्टर के पास ले जाना चाहा तो वेदिका ने उसे रोक दिया। उसके बाद दोनों ने प्लान बनाकर कृतिका के खून से सिद्धार्थ के नाम से लेटर लेकर छोड़ दिया था और उसके बाद कृतिका को पुरानी हवेली में लेकर चले गए थे। वीरेंद्र शर्मा ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्हें अभिमन्यु और वेदिका एक तरफ सही लग रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने कृतिका के साथ जो किया था वो उन्हें गलत लग रहा था। वीरेंद्र शर्मा इसी उधेड़ बुन में बैठे हुए थे कि तभी नीचे से निर्मला ने आवाज देते हुए कहा, कृतिका होश में आ गई है। निर्मला की आवाज सुनकर सब लोग नीचे भाग चले थे। सिद्धार्थ भी उनके साथ नीचे पहुंच चुका था। जब वो नीचे पहुंचा तो देखा कृतिका लेटी हुई है और उसके बगल में वो डॉक्टर खड़ा हुआ था जो कृतिका की दवाई करने आता था। वो सिद्धार्थ को तिरछी नजरों से देखे जा रहा था। सिद्धार्थ को देखकर उस डॉक्टर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैलती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिद्धार्थ को पहले से जानता हो। आखिर कौन था वो डॉक्टर और कैसे पहचानता था वो सिद्धार्थ को? क्या वो डॉक्टर बनकर आने वाला है सिद्धार्थ के लिए कोई नया खतरा? और क्या होने वाला है कृतिका के होश में आने के बाद? और किसने दिया था योगेंद्र सिंह को कृतिका का नाम लेकर मैसेज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।